लेकिन आज बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की, आरक्षण के इतिहास की और उसी क्रम में मंडल आयोग की। भारत की सामाजिक व्यवस्था में बहुत प्रकार के रिश्ते हैं। उन रिश्तों में कुछ बाध्यताओं के इतर इनोसेंस, सरलता के साथ साथ एक एफर्टलेस कनेक्शन भी है। इन सरल और सहज रिश्तों की सूची में एक अपवाद स्वरूप सहज असहज रिश्ता भी होता है, और वो है मालिक और नौकर का रिश्ता, ठेकेदार और मजदूर का रिश्ता। इन दो रिश्तों की जोड़ी में एक समानता है, वो ये कि एक पैसा लेता है और दूसरा पैसा देता है। दोनों ही अपने अपने रिश्तों को अपने अपने हितों के लिए निभाते हैं। नौकर और मजदूर काम के बदले आर्थिक सुरक्षा चाहता है, तो वहीं ठेकेदार और मालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के बदले अपना काम चाहता है। इस रिश्ते में बहुत सारी समस्याएं भी है, जिसको शुरुआत से एड्रेस करना जरूरी हो गया। चिंताजनक बात तो यह है कि यह व्यवस्था भारत में कई सदियों से चलती आ रही है और आज तक चल रही है। यह व्यवस्था अमेरिका और यूरोपीय देशों में कम देखने को मिलती है, और साउथ एशियाई देश जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी देश है जहां पर खूब देखा जाता है। इसका कारण क्या है? समाजशास्त्री इन समस्याओं के उद्भव के कई कारण बताते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला ये कि वी वर कॉलोनाइज्ड, हम 200 साल तक ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अधीन थे और उनकी तमाम क्रूर नीतियों के कारण हमारा शोषण हुआ है। इसमें गुलामी प्रथा भी है। और दूसरा बड़ा कारण है भारतीय समाज में जाति और अस्पृश्यता, और इन्हीं नीतियों और व्यवस्थाओं के चलते हम गुलामी और वंशानुगत मजदूरी वाली मानसिकता में दबते चले गए। इसका असर वैश्विक स्तर पर भी देखा जा रहा है। इसके कई उदाहरण हैं। उसमें से बड़ा उदाहरण यह है कि खाड़ी देश यानी कि गल्फ कंट्रीज में सबसे ज्यादा मजदूर साउथ एशिया से जाते हैं, और वहां पर उनके मानव अधिकार का हनन और जीवन स्थिति काफी गंभीर अवस्था में है। इतनी संख्या में स्थलांतर के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यानी पैसे और संपत्तियों का असमान वितरण, रोजगार की व्यवस्था। लेकिन उपनिवेशवाद भी एक मुख्य कारण है। इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा किसी और दिन कर सकते हैं। लेकिन आज बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की, आरक्षण के इतिहास की और उसी क्रम में मंडल आयोग की। अन्य जातियों से हटकर भारतीय समाज का विभाजन कुछ अनोखे प्रकार से हुआ। अन्य समाज नस्ली भेदभाव या ट्राइबल, नॉन ट्राइबल में विभाजित थे, तो वहीं भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था में विभाजित था। वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है रंग। शुरुआत में इसी अवधारणा से विभाजन हुआ, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये 4 वर्ण वाली व्यवस्था बन गई। और वो 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, जो कि पूजा पाठ और आध्यात्मिक कामों के लिए उनका स्थान आरक्षित किया गया था, और दूसरे सर्वोच्च स्थान जैसे कि पुजारी, विद्वान और शिक्षक शामिल है। क्षत्रिय समुदाय के लोगों को सेना और राजतंत्र को संभालने के लिए आरक्षित किया गया, जिसमें शासक, योद्धा और सैनिक जैसे लोग शामिल हैं। वैश्य, जिनको वाणिज्य, व्यापार और पशुपालन और साथ साथ खेती के लिए आरक्षित किया गया, जिसमें जमींदार, पशुपालक और व्यापारी समुदाय शामिल है। शूद्र, जिनको मजदूरी और ऊपर की 3 जातियों के सेवक के तौर पर रखा जाता था, जिनको नीची जाति का समझा गया और खूब प्रताड़ना झेलनी पड़ी और आज तक अस्पृश्यता से पीड़ित है। इन तमाम अन्यायों के चलते 19वीं सदी में निम्न जाति के नेता के रूप में ज्योतिबा फूले का उद्भव हुआ। अपने पुस्तक गुलामगिरी के जरिए उन्होंने इस वर्ण व्यवस्था और कट्टरपंथ को चुनौती दी और स्वर्ण हिंदुओं को आर्य और विदेशी कहा। साथ में पिछड़ी जाति और दलितों को देश का मूल निवासी करार दिया, और तब से वो दलित और पिछड़ी जातियों के आइकन बन गए हैं। 1848 में उन्होंने पुणे में अछूतों के लिए पहला स्कूल भी खोला। इसी तरह फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ 1857 में लड़कियों का स्कूल खोला, और ये आधुनिक भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल था। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना कर उन्होंने अपने काम और अपने उद्देश्यों को संस्थागत स्वरूप दिया। उन्होंने अंग्रेज हुकूमत के सामने 1869 और 1882 में आरक्षण का विचार रखा। आरक्षण का इतिहास और कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम।
सन 1882 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने एक आयोग का गठन किया था। आयोग को हंटर आयोग या हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसके अध्यक्ष विलियम हंटर को बनाया गया था। आयोग ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा व्यवहारिक और देशी भाषा में दी जानी चाहिए। पिछड़ी इलाकों में शिक्षा विभाग स्थापित किए जाने चाहिए। व्यवस्थित रूप से आधुनिक भारत में आरक्षण की व्यवस्था कोल्हापुर के राजा शाहूजी महाराज ने की सबसे पहले। शाहूजी ने 26 जुलाई 1902 के दिन नौकरियों में ब्राह्मण, पारसी, प्रजीव और शेणवी जाति को छोड़कर बाकी बची जातियों के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया और उनके दरबार में भी आरक्षण के प्रावधान अनुसार तबादले किए गए। इस फैसले का भरपूर विरोध भी हुआ, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, गणपतराव अभ्यंकर और गोविंद रानाडे जैसे मुख्य भूमिका में थे। 20वीं सदी शुरू होते ही भारत में राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन शुरू हो गए। इस समय भारतीयों को प्रशासन में हिस्सेदारी देने की भी शुरुआत हुई। 1908 में प्रशासन में जिन जातियों का प्रतिनिधित्व कम था उनके लिए आरक्षण शुरू किया गया। 1909 में भारत परिषद अधिनियम यानी इंडिया काउंसिल एक्ट पारित की गई, जिसका उद्देश्य भारत में स्वशासन प्रणाली स्थापित करने का था। महात्मा गांधी के भारत में आने के बाद 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक रिफॉर्म लेकर आई, जिसको मॉन्टेग्यू चैम्फर्ड रिफॉर्म कहते हैं, जिसका उद्देश्य भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को लाना था। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी द्वारा आरक्षण दिया गया, जिसमें गैर ब्राह्मण को 46%, ब्राह्मण, मुसलमान और एंग्लो इंडियन या ईसाइयों को 16% और अनुसूचित जातियों को 8% आरक्षण दिया गया। 1932 में अंग्रेजों ने मुसलमान, सिख और ईसाइयों को अलग अलग चुनाव क्षेत्र दिए। दलितों ने भी इसकी मांग की। आखिरकार पुणे की येरवाड़ा जेल में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच 24 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी पृष्ठभूमि में और भी कारण है, लेकिन मुख्य रूप से निर्वाचन क्षेत्रों के बंटवारों को लेकर ही यह समझौता हुआ, यही माना जाता है। इस बीच डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने पिछड़ी जातियों की उन्नति के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की। 1947 में भारत आजाद हुआ। संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जनसंख्या के मुताबिक नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया गया, जिसमें सामाजिक और आर्थिक पिछड़ों को भी शामिल किया गया। संविधान के अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 15 के क्लॉज 4 और अनुच्छेद 16 के क्लॉज 4 में यह व्यवस्था की गई है कि सरकार उन तबकों के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है, लेकिन एक बात बड़ी जोरों शोर से चल रही थी कि संविधान ने तो तमाम नागरिकों को बराबर का अधिकार दिया है, फिर भी कुछ जातियों को अलग से फैसिलिटी क्यों? संविधान में प्रथम संशोधन हुआ 1951 में, जिसमें अनुच्छेद 15 में अनुच्छेद 16 के क्लॉज 4 की तरह ही एक धारा शामिल की गई, जिसमें अनुच्छेद 15 और 16 में यह साफ हो गया कि शैक्षिक और सामाजिक पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए खास सुविधा रखी जाए। अनुच्छेद 46 में भी यह है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो कमजोर और दबे कुचले लोगों के आर्थिक और शैक्षणिक हितों की रक्षा करे और उसके ऊपर विशेष ध्यान दे। इन सबको उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए अनुच्छेद 340 के तहत पहले पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया। तारीख थी 29 जनवरी 1953। उसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर। 30 मार्च 1955 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। कुछ दलित समुदाय के बुद्धिजीवी कहते हैं कि रिपोर्ट में सदस्यों का जातीय द्वेष साफ दिखाई देता है। रिपोर्ट संसद में पेश तो की गई, लेकिन कोई भी प्रभावशाली निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए और हमेशा की तरह ये रिपोर्ट सिर्फ कागज बनकर रह गई। कुछ वर्षों तक इस मामले में कुछ खास गतिविधियां नहीं हुई। वर्ष 1977 भारतीय राजनीति में 360 डिग्री बदलाव हुआ, क्योंकि यहीं से शुरू होती है सामाजिक न्याय के ऊपर आधारित राजनीति और मंडल कमीशन का गठन। 1975 के समय देश में दुर्भाग्यपूर्ण आपातकाल के चलते देश भर में कांग्रेस और इंदिरा गांधी के खिलाफ हवा बनी हुई थी। उसके बाद 1977 के चुनाव में आपातकाल के समय से इंदिरा गांधी का विरोध करने वाले नेताओं ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ा। जनता पार्टी में समाजवादी से लेकर कई और विचारधारा के नेता भी शामिल हुए और कांग्रेस विरोधी लहर में उन्होंने कांग्रेस को चुनाव में मात दी। देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, उसमें प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई।
चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम भी प्रधानमंत्री बनने के लिए उत्सुक थे, लेकिन बात न बन पाई। मोरारजी देसाई ने देश में अन्य आर्थिक और सामाजिक पिछड़ी जातियों की पहचान करने के हेतु से दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया और उस आयोग के अध्यक्ष के रूप में संसद सभ्य बीपी मंडल की नियुक्ति की। काम शुरू हो गया। इस बीच बिहार के बेलछी में दो पिछड़ी जातियों के दरमियान संघर्ष हुआ, जिसमें 14 दलितों की हत्या कर दी गई, जिससे मोरारजी देसाई की सरकार दबाव में आ गई। उसके बाद सरकार गिरने की हलचल तेज हो गई और चौधरी चरण सिंह ने समाजवादियों के साथ मिलकर सरकार गिरा दी, लेकिन मंडल आयोग का काम चलता रहा। देश में साल 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हो गई थी। दिसंबर 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह को सौंपी। इस रिपोर्ट में सभी धर्मों के पिछड़े वर्ग की 3500 से भी ज्यादा जातियों की पहचान की गई, जो अब 5000 से भी ज्यादा हो चुकी है। कमीशन ने 1931 में हुई जनगणना के आधार पर इस सूची को तैयार किया था, क्योंकि 1931 के बाद आज तक जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है। कमीशन ने उन्हें सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की सिफारिश की। मंडल की रिपोर्ट इंदिरा और राजीव गांधी के राज में वैसे के वैसे ही पड़ी रही। 2 दिसंबर 1989 से शुरू हुआ विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह का दौर। जनता दल की अगुवाई में बनी सरकार में वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। 1990 में वीपी सिंह ने मंडल आयोग की फाइल को फिर से निकाला। भारत की राजनीति में एक नए सामाजिक न्याय के सुपरस्टार का उदय हो रहा था। 7 अगस्त 1990 को मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा की गई और साथ में पूरे देश में आरक्षण के विरोध की आग भड़क उठी, जिसमें अधिक संख्या में स्टूडेंट्स थे। स्टूडेंट्स के द्वारा किए गए आंदोलन की अगुवाई की राजीव गोस्वामी ने आत्मदाह का प्रयास भी किया। इसको देखकर और भी लोगों ने आत्मदाह का प्रयास किया। सरकार के अंदर भी लोग इस फैसले को लेकर बटे हुए थे। लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेता विरोध में थे, जबकि लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और शरद यादव समर्थन में थे। सिफारिश लागू होने की घोषणा हुई और साथ में आंदोलन भी हुए। कमीशन ने गैर हिंदू आबादी में भी पिछड़ों की पहचान की थी, लेकिन इसको लागू करने से पहले वीपी सिंह की सरकार जा चुकी थी। इसके बाद चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक पद पर नहीं रह पाए। उसके बाद अगले चुनाव हुए 1991 में, उसमें कांग्रेस के पीपी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, लेकिन अभी भी दंगे हो रहे थे। मंडल आयोग में कुछ सुधार करके लागू किए जाने की योजना थी, जिसमें जिन समुदायों को आरक्षण प्राप्त नहीं है, यानी जनरल कैटेगरी में आने वाले समुदायों में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको 10% आरक्षण दिया जाए। मंडल आयोग के लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई। याचिकाकर्ता यानी पिटिशनर थी सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता इंदिरा साहनी और उनके पक्ष में दलील देने वालों में नानी पालखीवाला और के वेणुगोपाल जैसे दिग्गज वकील थे। याचिकाकर्ताओं की दलीलें कुछ यूं थी। नानी पालखीवाला के नेतृत्व में याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने तर्क दिया कि आरक्षण ने जातीय व्यवस्था की बुराई को और बढ़ावा दिया है और वो बुराई एक कल्याणकारी राज्य यानी रिफाई रियासत यानी वेलफेयर स्टेट बनने की दिशा में भारत की प्रगति में बाधा बनेगी। याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि मंडल की रिपोर्ट मूलतः संविधान को फिर से लिखने की कोशिश थी। उत्तर यूं मिला कि रिपोर्ट पिछड़े वर्गों को उनके उचित दावों को पूरा करने का एक साधन मात्र देती है, न कि संविधान को बदलने की कोशिश है। उन्होंने तर्क दिया कि यह रिपोर्ट पहले अल्पसंख्यक आयोग की ही अगली कड़ी है, जिसने उन गलतियों को सुधारने के लिए सकारात्मक कार्यवाही की सिफारिश की थी, जिनका सामना पिछड़े वर्गों ने कई सदियों तक किया है। 16 नवंबर 1992 के दिन सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने ऐतिहासिक जजमेंट दिया, जिसको भारत के इतिहास में पत्थर की लकीर माना जाता है। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 16 के क्लॉज 4 के तहत पिछड़े वर्गों की पहचान आर्थिक क्राइटेरिया के आधार पर नहीं की जा सकती, बल्कि जातीय व्यवस्था के मापदंड को भी उसमें शामिल किया जाएगा। अनुच्छेद 16 के क्लॉज 4 में उल्लेखित पिछड़े वर्ग अनुच्छेद 15 के क्लॉज 4 में उल्लेखित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से अलग है। साथ ही कहा कि क्रीमी लेयर को आरक्षण में शामिल न किया जाए। क्रीमी लेयर यानी कि ऐसे लोग जो ओबीसी में शामिल हों,
जिनकी वार्षिक इनकम 8 लाख या उससे ज्यादा हो, ऐसे लोगों को ओबीसी में होते हुए भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अनुच्छेद 16 का क्लॉज 4 पिछड़े वर्गों को पिछड़े और अधिक पिछड़े में वर्गीकृत करने की अनुमति देता है। आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा आरक्षण शुरुआती पद के लिए मिलेगा। प्रमोशन के मामले में आरक्षण की अनुमति नहीं होगी। मापदंडों के संबंध में कोई भी नया विवाद केवल सुप्रीम कोर्ट में उठाया जा सकता है। इसके बाद ओबीसी आरक्षण की शुरुआत हो गई, लेकिन आरक्षण को लेकर आज भी विवाद जारी है। यही वजह है कि एक के बाद एक समुदाय आरक्षण की मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पूर्व में जाट, पाटीदार, मराठा जैसे समुदाय मजबूती से आरक्षण की मांग कर चुके हैं और आजकल मुस्लिम और ईसाई आरक्षण की मांग भी प्रबल हुई है। समय देखने वाला होगा। आरक्षण को 50% से ज्यादा न देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवगणना भी हुई है। कई राज्यों ने 50% की सीमा को लांघ दिया है, जो कि अब वो लगभग 60% तक पहुंच चुके हैं। उत्तर पूर्व के कई राज्यों में तो ये 80% तक पहुंच चुका है। साथ ही 1-2 केंद्र शासित प्रदेश और राज्य 50% या उसके अंदर भी है। कई राज्यों ने जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया है। तमिलनाडु सरकार 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विरोध में है। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामले अंडर ट्रायल है। मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय 13 में कुल 40 पॉइंट में सिफारिशें की थी। पहले पॉइंट में ही कहा गया कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन और गरीबी जाति आधारित बाधाओं की वजह से है। ये बाधाएं हमारे सामाजिक ढांचे से जुड़ी हुई है। इन्हें खत्म करने के लिए बुनियादी बदलाव की जरूरत होगी। मंडल आयोग की सिफारिशों को देखें तो इसके सिर्फ 2 बिंदुओं पर कुछ हद तक काम हुआ है। वो ये है कि केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी को 27% आरक्षण और दूसरा केंद्र सरकार के उच्च शिक्षा संस्थानों में ओबीसी को 27% आरक्षण। बाकी सिफारिशों पर तो काम भी शुरू नहीं हुआ। आयोग की बाकी सिफारिशें कुछ इस प्रकार है। आयोग ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण सभी स्तरों पर प्रमोशन कोटा में भी लागू किया जाए। अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा देने के लिए अलग आर्थिक सहायता का प्रावधान किया जाना चाहिए, जिससे अलग से योजना चलाकर गंभीर और जरूरतमंद विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जा सके और उनके लिए अच्छा और अनुकूल माहौल बनाया जा सके। ज्यादातर पिछड़े वर्ग के बच्चों की स्कूल छोड़ने की संख्या बहुत ज्यादा है। इसे देखते हुए उच्च शिक्षा के लिए अनुकूल और समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए, जहां ओबीसी की आबादी ज्यादा है। पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उन इलाकों में जहां पर उनकी आबादी ज्यादा है, वहां पर रेसिडेंशियल स्कूल यानी आवासीय विद्यालय खोले जाने चाहिए, जिससे उन्हें गंभीरता से पढ़ने का माहौल मिल सके। इन स्कूलों में रहने खाने जैसी सभी सुविधाएं मुफ्त मुहैया कराई जानी चाहिए, जिससे गरीब और पिछड़े घरों के बच्चे इनकी ओर आकर्षित हो सके। ओबीसी विद्यार्थियों के लिए अलग से सरकारी हॉस्टलों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिनमें खाने और रहने की मुफ्त सुविधाएं हो। ओबीसी हमारी शैक्षणिक व्यवस्था की बहुत ज्यादा बर्बादी की दर को उठा नहीं सकते। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि उनकी शिक्षा बहुत ज्यादा व्यावसायिक प्रशिक्षण यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और इंडस्ट्रियल स्किल की ओर झुकी हुई हो। कुल मिलाकर सेवाओं में आरक्षण से शिक्षित ओबीसी का एक बहुत छोटा हिस्सा ही नौकरियों में जा सकता है। बाकी लोगों को व्यावसायिक कौशल की जरूरत है, जिसका ये फायदा उठा सके। आरक्षण से प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों को तकनीकी और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में खास प्रकार की कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाए। ओबीसी विद्यार्थियों के लिए सभी वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में 27% आरक्षण की व्यवस्था की जाए, जो केंद्र व राज्य सरकार चलाती है। गांव में बर्तन बनाने वाले, तेल निकालने वाले, लोहार जैसे वर्गों के लोगों की उचित संस्थागत आर्थिक व तकनीकी सहायता और उनके व्यवसाय के अनुरूप ट्रेनिंग मुहैया कराई जानी चाहिए, जिससे वो अपने दम पर छोटे उद्योगों की स्थापना कर सके। इसी तरह की सहायता उन प्रशिक्षित ओबीसी विद्यार्थियों की जानी चाहिए। देश के औद्योगिक और कारोबारी क्षेत्र में ओबीसी की हिस्सेदारी न के बराबर है, इसलिए इकोनॉमिक्स और तकनीकी इंस्टीट्यूशंस का अलग नेटवर्क तैयार किया जाए, जो ओबीसी वर्ग में कारोबारी और औद्योगिक एंटरप्राइज को बूस्ट देने में सहायक हो।
सभी राज्य सरकारों को प्रगतिशील भूमि सुधार कानून लागू करना चाहिए, जिससे देश भर में मौजूदा उत्पादन संबंधों में बुनियादी और प्रभावशाली बदलाव लाया जा सके। मछुआरे, बंजारा और उनके जैसे तमाम पेशेगत समुदाय के कुछ वर्ग अभी भी देश के कुछ हिस्सों में अछूत होने के कारण पीड़ित हैं। उन्हें आयोग ने ओबीसी के रूप में शामिल किया है, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने पर विचार करना चाहिए। पिछड़ा वर्ग आयोग निगमों की स्थापना की जानी चाहिए। ये केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर किया जाना चाहिए, जो पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए अलग अलग सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक कदम उठा सके। पूरी योजना को 20 साल के लिए लागू किया जाना चाहिए और उसके बाद इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। इन तमाम बिंदुओं पर काम शुरू भी नहीं किया गया। इन सिफारिशों के अलावा मंडल कमीशन ने रिपोर्ट के शुरुआत में ही कहा था कि जातियों के आंकड़े न होने के कारण उसे काम करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इसलिए अगली जनगणना में जातियों के आंकड़े भी जुटाए जाए। ये राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत अहम मुद्दा है विपक्ष के लिए, जिसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। लेकिन अब बाकी सिफारिशों पर काम कब तक होगा, ये देखना होगा। अब बाहर आ जाते हैं कमीशन और आरक्षण के पेचीदा मुद्दे से। बात करेंगे हालिया घटनाओं की। मंडल कमीशन की सिफारिशों पर सभी सरकारों के ठीक से काम न करने का परिणाम यह हुआ कि अभी तक भारत के शोषणकारी सामाजिक ढांचे में बदलाव नहीं हुआ। इसके कारण आज भी ऊना जैसी घटनाएं होती रहती है। ऐसी घटनाओं के तुरंत बाद लोग अपने अपने राजनीतिक विचारधाराओं के अनुकूल पाला चुन लेते हैं, जिससे साफ प्रतीत होता है कि ऐसी घटनाओं को कम करने के प्रति उनकी गंभीरता कितनी है। साथ ही ऐसी घटनाओं में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। ये काफी चिंताजनक है। पिछड़े समुदाय के लोग जो भारत के ज्ञात इतिहास के मुताबिक शुरू से ही भारत में रह रहे हैं, उनके साथ इस प्रकार का अमानवीय बर्ताव दुखद है। आजाद भारत में किलवेनमनी और लक्ष्मणपुर हत्याकांड हमारे सर के ऊपर कलंक है। साथ ही ऐसी घटनाओं के बाद पत्रकार और राजनेता इसे अपने हिसाब से बुनाने में लग जाते हैं। ये उससे भी बड़ा कलंक है। ऊना कांड और रोहित वेमुला की शंकास्पद आत्महत्या से लेकर हाल ही में हुए मध्य प्रदेश के एक आदिवासी समुदाय के व्यक्ति के ऊपर पेशाब की घटना को भी राजनीतिक रंग दे दिया गया। दरअसल ऐसी घटनाओं के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देने लग जाते हैं, और प्रतिक्रियाएं भी ऐसी कि जिससे राजनीति की बू आती हो। ऐसी घटनाओं के बाद पीड़ित समुदाय के नेता, बुद्धिजीवी जब आवाज उठाते हैं तो उनकी व्यक्तिगत विचारधाराओं के चलते ऐसी घटनाओं को नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, ये कहकर कि किसी खास वर्ग से आता है या किसी खास विचारधारा को मानता है। हालांकि ऐसी घटनाओं को उचित ठहराने के कारण ही लोगों में किसी भी अपराध के बाद उस समुदाय के प्रति संवेदना नहीं दिखती। सवाल यह है कि इस समय में भी लोग इतने असंवेदनशील कैसे हो गए? क्या इस मुर्दा समाज में ये ताकत बची है कि जब अपनी अपनी विचारधाराओं की सीमा के बाहर के किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा हो तो उसके लिए आवाज उठाए? बेहद शर्मनाक स्थिति है। शर्मनाक स्थिति तो मणिपुर में भी है। चलिए मिलते हैं मणिपुर में हो रही हिंसा का कारण और पूर्वोत्तर भारत के आधुनिक इतिहास की चर्चा को लेकर अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। शुक्रिया।